बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 द किंगडम प्रोकैरियोट्स में से। और इसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसके गलत इस्तेमाल से हमें क्या क्या नताइज जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स जो है ये दो ग्रीक वर्ड से आए हैं। एंटी का मतलब है अगेंस्ट और बायो का मतलब है लाइफ, यानी अगेंस्ट लाइफ, यानी लाइफ के अगेंस्ट, लाइफ के मुखालिफ। ये कोई एक ऐसे केमिकल्स होते हैं, आप कहेंगे कि लाइफ के अगेंस्ट क्यों? ये लाइफ बेसिकली बैक्टीरियल ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, उसके लिए, ताकि जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिज़ीज़ कॉजिंग हैं, हमारी बॉडी में हमें परेशानी क्रिएट करती हैं, हमें बीमार करते हैं, उनके लिए, वो भी तो एक ज़िंदा चीज़ है, तो उनके लिए बेसिकली अगेंस्ट लाइफ। तो आपने ये बताना है। इसकी जो डेफिनेशन है कि ये केमोथेरेपेटिक, क्योंकि ये केमिकल ट्रीटमेंट है बेसिकली, ठीक है, और विच आर यूज्ड टू कंट्रोल इन्फेक्टियस डिजीज़। तो बेसिकली ये केमिकल्स ही हैं, लेकिन जब केमिकल्स तब ये यूज़ किए जाते हैं कि जब हम लोग बैक्टीरियल डिजीज़ से बीमार हो जाते हैं, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है, तो फिर हम इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। इसके सोर्सेज दो तरह के होते हैं। सोर्सेज का मतलब ये है कि इसको हम कैसे हासिल करते हैं। कुछ तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कुछ बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया में जैसे नाम भी दिया हुआ है एक्टिनोमाइसीट्स, ये नेचुरली एंटीबायोटिक्स जो हैं किल करते हैं, बनाते हैं बैक्टीरिया। इनका बनाने का मकसद, बैक्टीरिया खुद क्यों एंटीबायोटिक बनाएगा? किसी दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए। लेकिन हम उन एंटीबायोटिक्स को आइसोलेट कर लेते हैं और हम इंसान की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कोई बैक्टीरिया मौजूद होता है तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्योंकि एक नेचुरल चीज़ से आया है, तो लिहाजा इसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे, नेचुरल सोर्स बोलेंगे। आर्टिफिशली भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात है, बस आर्टिफिशली में ये हो जाता है कि हम इनको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंटल कंडीशन दे देते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं, बड़े बड़े फर्मेंटर्स दे देते हैं जिनमें इन बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है या फंजाई को ग्रो किया जाता है एक आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड मीडियम में। लेकिन सोर्स फिर वही होगा, सोर्स फिर हमारे ये नेचुरल ही ऑर्गेनिज़म जो हैं वही होंगे, ओरिजिन लिविंग सेल्स ही होंगे। कोई हम लोग उसको केमिकली खुद नहीं बनाते, लेकिन बस ये है कि हम एक आर्टिफिशियल माहौल में उसको तैयार कर देते हैं। वो बैक्टीरिया या फंजाई उसी में ग्रो कर रहे होते हैं और उसी फर्मेंटर के अंदर ही हमें एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं। बाद में वो एंटीबायोटिक्स को हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं? एंटीबायोटिक्स यूज़ करने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए ड्रग ऑफ चॉइस कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, कौन से सिम्टम्स हैं आपको, किस इसमें कौन सी चीज़ जो है यूज़ की जा सकती है और कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो सही काम करेगी और कौन सा अगर मैं इस्तेमाल करूं किस कंडीशन में उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकता है। मिसाल के तौर पे बहुत सी ऐसे है कि एंटीबायोटिक तो ले ली, लेकिन ये नहीं पता कि एक पेशेंट है, पहले ही ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, एक शुगर का पेशेंट है या प्रेगनेंसी में है कोई, तो उसमें देखना ये पड़ता है कि क्या इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है। तो इसलिए टू डिटरमिन ड्रग ऑफ चॉइस वन मस्ट नो इट्स मोड ऑफ एक्शन एंड पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिशियंस होते हैं, इसी वजह से डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इसको यूज़ करना चाहिए। हैज़र्ड्स इसके क्या हैं? अब मसला ये है कि एंटीबायोटिक्स बहुत यूज़ हो रही हैं, बन रही हैं दुनिया के अंदर, और हमारे मिस यूज़ इसको करने की वजह से या बहुत ज़्यादा इसके यूजेज की वजह से, ज़रा सी बात पे एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, वो ड्रग रेजिस्टेंट हो रहे हैं। देखा ये जा रहा है कि वो दिन ब दिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म, यूँ कह लें कि वो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। उसकी वजह शायद ये है कि या तो हम लोग डोज जो है मुकम्मल नहीं लेते, या उसका जो ड्यूरेशन होता है जो हमें लेनी चाहिए वो हम पूरी नहीं लेते, या अंडर डोज ले रहे होते हैं। उस तमाम कंडीशंस के अंदर, या एक बीमारी जो है ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम ठीक कर सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है वो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाता है। तो मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के हवाले से क्या आएगा कि कैन इंटरेक्ट विद ह्यूमन मेटाबॉलिज्म।
एंटीबायोटिक जो हैं वो इंसान के बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए उसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए, कितनी डोज रखनी चाहिए, कितने दिनों के लिए उसको यूज़ करना चाहिए। और यहाँ तक के भी कि इन सीवियर केसेस बहुत इसका अगर रिएक्शन ज़्यादा हो जाए तो इंसान की इसके अंदर डेथ भी हो सकती है, नॉर्मली मेटाबॉलिज्म को, लेकिन सीवियर केसेस के अंदर डेथ भी इंसान की हो सकती है। ये 3 लाइनें जो हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आती होती हैं MCQs के अंदर। जैसे पेनिसिलिन है, इसका अगर मिस यूज़ किया जाए तो ये बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये ऑडिटरी नर्व, जो सुनने की जो नर्व है, उसको डैमेज कर सकता है और इससे इंसान जो है बहरेपन, डेफनेस का शिकार हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन बच्चों के अंदर अगर दे दी जाए तो बच्चों के अंदर ये जो दांतों का वाइट एनेमल होता है उसको ये उतार देता है, यानी डिसकलरेशन ऑफ टीथ कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये बोर्ड के हिसाब से, इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है इंट्रोडक्शन में देखें तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है और मोस्ट डाइवर्स, इसमें बहुत तरह के आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। और तीसरी बात ये है कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी ये ऑटोट्रॉफ हैं और सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके जिस तरह प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रीवियसली इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, ये मिसकॉन्सेप्शन थी। एल्गी आप लोगों को पता है, बल्कि अभी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, वो यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन इनको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, अब नहीं। फीचर्स बैक्टीरिया हैं, लिहाजा 2 प्रोकैरियोट्स हो गए। इनकी अशकाल जो हैं वेरी इन शेप होती हैं, इनकी अपीरेंस मुख्तलिफ हो सकती है। MCQ में आ सकता है। इनका डायामीटर 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये कॉलोनीज़ में भी रहते हैं। कॉलोनीज़ का मतलब होता है इकट्ठे रहना, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और ये फिलामेंट्स भी बना सकते हैं। फिलामेंट्स के बारे में क्या होता है कि फिलामेंट ये होता है वो इज़ इक्वल टू होता है ट्राइकॉम प्लस म्यूसिलेजिनस शीथ। ट्राइकॉम किसे कहते हैं ये देखें, दिस इज़ द कॉल्ड ट्राइकॉम, जो चेन ऑफ सेल्स हैं, चेन ऑफ सेल्स। इन सेल्स की जो चेन को आप ट्राइकॉम कहते हैं और इसके बाहर एक चिपचिपी सी एक कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि आमतौर पे पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है। और इसकी जो कवरिंग है ये, इसको आप बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ बोलते हैं। इन दोनों को जब इकट्ठा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या हुआ, ट्राइकॉम यानी चेन ऑफ सेल्स इज कवर्ड बाय द म्यूसिलेजिनस शीथ। और इसकी सेल वॉल जो है वो ग्राम नेगेटिव टाइप होती है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के हवाले से। बैक्टीरिया के बारे में इसमें आगे ये लिखा हुआ है कि इट लैक फ्लैजेला, इनके अंदर फ्लैजेला मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए नहीं होता। फिर उसके बाद तो फिर ये हरकत कैसे करते हैं, तो 2 तरीक़ों से हरकत करते हैं जी। एक तो ये गैस वेजिकल्स, ये तो कोई गैस या गैस को कोई या एयर को उसके अंदर अपने सेल्स के अंदर भर लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते हैं। और जैसे एक सबमरीन जो है कभी सरफेस पे आ जाती है और कभी डाउनवर्ड चली जाती है, या इनके पास ग्लाइडिंग मोटिलिटी होती है। ये कुछ फिलामेंटस के बारे में बताया था मैंने आपको, ट्राइकॉम प्लस म्यूसिलेजिनस शीथ। तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। ये एक्चुअली ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या है कि ये जो म्यूसिलेजिनस शीथ होती है सरफेस के ऊपर ये स्लिपरी सी होती है, तो कुछ इस तरीके से ये उसके ऊपर सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर ग्लाइडिंग सी कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसी के अंदर कि इसमें क्योंकि फोटोसिंथेटिक हैं तो कौन सी बातें इनकी जो हैं यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक यानी प्लांट्स के साथ कह लें आप लोग ज़्यादा मिलती हैं। तो पहली बात तो ये है कि इनके अंदर क्लोरोफिल होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लांट्स के अंदर होती है। इनके अंदर फोटोसिस्टम 2 होता है, आप लोगों ने अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। प्लांट्स के अंदर 2 फोटोसिस्टम्स होते हैं, 2 and 1, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 2 होता है, फोटोसिस्टम 1 नहीं होता। और वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस कर सकते हैं। ऑक्सीजेनिक का मतलब ये हुआ कि ये फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से या जिस मॉइस्चर में वो रह रहे हैं वहाँ से वाटर लेके
और ये फोटोसिंथेसिस यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। इसी वजह से इनको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने प्लांट्स के अंदर पढ़ा 9th स्टैंडर्ड के अंदर कि एक होते हैं मेन पिगमेंट्स, एक होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। जैसे प्लांट्स के अंदर मेन पिगमेंट्स हम क्लोरोफिल ए को मानते हैं, इनके अंदर भी क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन इनमें एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर कैरोटीनाइड्स, फ्यूकोजेंथीन, इस तरह की चीज़ें, जेंथोफिल्स, इसमें फाइकोबिलिन्स होते हैं जो कि ये भी फोटोसिंथेसिस के अंदर सपोर्ट देते हैं। इनके एक्सेसरी पिगमेंट्स को फाइकोबिलिन्स बोलते हैं। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं? ये जो है साइनोबैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, उस पे ये मौजूद होते हैं। तो ये आपने इसके अंदर बता देना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये तमाम चीज़ें। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये तमाम की तमाम चीज़ें फाइकोबिलिसोम्स जो हैं ये भी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होते हैं। लेट अस ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। कि ये देखें कि ये अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास है एक साइनोबैक्टीरिया, तो ये साइनोबैक्टीरिया का ये मेम्ब्रेन जो है, ये फ़र्ज़ कर लें ये इसकी सेल मेम्ब्रेन आ गई। सेल मेम्ब्रेन के नीचे ये हम बना लेते हैं दिस इज़ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे यहाँ पे क्लोरोफिल भी होंगे, यहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होंगे और यहीं पे ही एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होंगे। और साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ फाइकोबिलिसोम्स भी होते हैं। फाइकोबिलिसोम्स बेसिकली प्रोटीन का कम्प्लेक्स होता है और इसको हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना भी बोलते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना, जिस तरह एंटीना जो है मुख्तलिफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, इसी तरह ये भी मुख्तलिफ लाइट्स को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को जो है ये जो एनर्जी या लाइट जो है ये प्रोवाइड करता है। ये एंटीना होते हैं। फिर जैसे मैंने बताया कि मेन पिगमेंट्स इसमें क्लोरोफिल्स हैं, लेकिन इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन से हैं? फाइकोबिलिन्स। इन फाइकोबिलिन्स में सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा मकदार में है उनका नाम है फाइकोसियानिन। फाइकोसियानिन इज़ आल्सो अ प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट, यानी एक हो गया मेन, एक हो गया एक्सेसरी। एक्सेसरी पिगमेंट्स ओवरऑल को क्या बोलना है? फाइकोबिलिन्स। और इनमें सबसे ज़्यादा रोशनी अब्जॉर्ब करने वाले वो कौन है? फाइकोसियानिन है। ये आपने बता देना है। रिज़र्व फूड की बात अगर हम करें, रिज़र्व फूड ये इसलिए रखते हैं ताकि जब मुश्किल हालात हों तो रिज़र्व फूड से पे गुजारा किया जा सके, तो वो इसके अंदर ग्लाइकोजिन होता है। तो ये आप लोगों ने इसके MCQ के अंदर बयान कर देना है। एंड पे जाके रिप्रोडक्शन, दो चीज़ें तो आप लोग पढ़ चुके हैं इसमें। बाइनरी फिशन तो आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। इनमें फ्रेगमेंटेशंस भी होती है। फ्रेगमेंटेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसमें दीगर स्ट्रक्चर्स और भी बनते हैं। हार्मोगोनिया बनता है, एकेनीट बनता है और हेट्रोसिस्ट जो फॉर्मेशन भी इसमें होती है। इसको इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक आज आपका टॉपिक था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो उस टाइम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।